فبأي آلاء ربكما تكذبان। आखिर हम इसराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट क्यों करें? क्या वाकई इस बायकॉट से इसराइल पर कोई फर्क पड़ रहा है या सिर्फ हम अपने दिल को समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बायकॉट वाकई असर कर रहा है या नहीं। अगर लॉजिक ये है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, एप्पल, इंटेल, monday.com, विज और इस तरह की कई कंपनीज हैं जिस पर आज पूरी दुनिया रिलाय करती है, क्या होगा एक कोल्ड ड्रिंक या एक थोड़े से सामान के बायकॉट करने से जब सारी दुनिया ही इसराइल के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा इसराइल के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि बायकॉट सिर्फ इसराइली कंपनीज का नहीं बल्कि अमेरिकन और इसराइल दोनों कंपनीज का है, क्योंकि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर भी है और उसे फंडिंग भी करता है। तो इसराइल की टोटल इकोनॉमिक इनकम को हम मोटे तौर पर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्सपोर्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों आ सकती हैं, और दूसरा है इसराइली ब्रांड्स और कंपनीज। जब हम इसराइल के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि इसराइल की टोटल इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा एक्सपोर्ट्स के थ्रू पूरा होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों शामिल होती हैं। मतलब अगर एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा तो इसराइल की टोटल इकोनॉमी के 1/3 हिस्सा लड़खड़ाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाईटेक कंपनीज और कई FMCG ब्रांड्स के अलावा इसराइल डायमंड एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा रोल प्ले करता है। इसराइल का टोटल एक्सपोर्ट्स में से 21% शेयर सिर्फ डायमंड का है। एक्सपोर्ट में 33% हिस्सा कट एंड अनकट डायमंड्स, पर्ल्स और प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स का है। इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी, मेडिकल मशीनरी एंड अप्लायंसेस, साउंड एंड टीवी रिकॉर्डर्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स का 22% है और केमिकल प्रोडक्ट्स का 11% है। हालांकि इसराइल का एक्सपोर्ट का एक बड़ा पोर्शन का कंज्यूमर अमेरिका है, और चूंकि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ के एतबार से प्रोडक्ट को सिलेक्ट और प्रोसेस करना होगा। ऊपर बताई गई लिस्ट में से हम अगर सिलेक्टेड ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं तो हमें टारगेटेड रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि डायमंड ज्वेलरी को अवॉइड किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे इंटेल, डेल, सीमेंस, HP, डिज्नी को अवॉइड किया जा सकता है। अब यहाँ कुछ लोगों का लॉजिक ये है कि इन कंपनीज के पार्ट्स का कई दूसरे ब्रांड्स भी यूज करते हैं और कई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इनके पार्ट्स काम में लिए जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो प्रोडक्ट्स इनके ब्रांड नेम से डायरेक्टली अवेलेबल हैं, उन्हें तर्क किया जाए तो इनके ब्रांड वैल्यू पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। जैसे इंटेल या HP कंप्यूटर चिप्स और दीगर पार्ट्स तो बनाते ही हैं जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इंटेल या HP के ब्रांड नेम से भी कई दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे टीवी मॉनिटर्स, साउंड, टीवी रिकॉर्डर्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है। यही लॉजिक दीगर कंपनीज के लिए भी लागू होता है। एक बड़ा रेवेन्यू पार्टनर है डिज्नी, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा शेयर प्रोवाइड करता है, और यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अक्सर मुसलमान अपनी रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिज्नी के प्रोड्यूस टीवी शोज और मूवीज। हॉटस्टार पर क्रिकेट और दीगर शोज का आम चलन हर घर में है और जिसे पूरी तरह से बिना किसी शुबा के बायकॉट किया जाना चाहिए। इसके अलावा तेवा फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसी ब्रांड है जो इसराइल के एक्सपोर्ट शेयर में बड़ा रोल प्ले करती है। ये कंपनी जेनेरिक मेडिसिन बनाती है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ कई बड़ी कंपनीज हैं जो जेनेरिक दवाइयाँ बनाती हैं और हमें कई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो सकते हैं, कुछ 1 या 2 ड्रग्स को छोड़कर। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है इसराइली ब्रांड्स एंड कंपनीज। ये वो सेक्टर है जिस पूरी तरह से बायकॉट किया जा सकता है। इसराइली और अमेरिकन ब्रांड्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, बर्गर किंग, पापा जॉन्स, पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, विक्स, KFC, कोका कोला, लोरियल, अमेजन, Airbnb, Booking.com और एक्सपीडिया और ऐसी कई ब्रांड्स और कंपनीज हैं। अब हम डाटा की बात करते हैं कि हमारे बायकॉट का कितना असर अब तक इसराइली इकोनॉमी पर पड़ता है। सबसे पहले हम कुछ बड़े ब्रांड्स का डाटा देखेंगे, फिर ऑल ओवर इकोनॉमी को देखेंगे। सोडा स्ट्रीम, जो कि पेप्सिको है, इसका बायकॉट के पहले 2014 में रेवेन्यू था $436 मिलियन। बायकॉट के बाद 2015 से लेकर 2018 तक वेस्ट बैंक की इसकी एक फैक्ट्री बंद हो चुकी है और साथ ही इसका रेवेन्यू 9% सिर्फ यूरोप में कम हुआ है। 2018 में कंपनी बिक चुकी है। इसी तरह से दूसरी कंपनी आहावा डेड सी कॉस्मेटिक्स है, जिसका बायकॉट के पहले का रेवेन्यू $150 मिलियन एनुअली था। बायकॉट के बाद 2016 से 2020 तक इसकी सेल्स में 30% का डिक्लाइन देखा गया।
सब्र हुमुस जॉइंट वेंचर है जो कि पेप्सिको और स्ट्रॉस ग्रुप का है। ये दोनों ब्रांड बायकॉट के पहले 60% हुमस मार्केट को कंट्रोल करते थे। बायकॉट के बाद 2020 से 2024 तक इनकी सेल में 10% से ज्यादा गिरावट को मार्क किया गया और स्ट्रॉस ग्रुप ने $50 मिलियन से ज्यादा लॉस सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में रिपोर्ट किया। नेक्स्ट है तेवा फार्मास्यूटिकल्स। बायकॉट के पहले इसका रेवेन्यू $16 बिलियन का आंका जाता था पर एनम। बायकॉट के बाद 2017 से 2023 तक $2 बिलियन का मार्केट लॉस इसने फेस किया। इन कंपनीज की अगर की टेकअवेज की हम बात करें तो सोडा स्ट्रीम जिसने 2013 में $436 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, अब सिर्फ यूरोपियन यूनियन में 9% लॉस देखने को मिल रहा है और इसके अलावा फैक्ट्री के रिलोकेशन भी हो रहे हैं। इसी तरह से अहावा को 2010 में $150 मिलियन का जो रेवेन्यू था उसमें 30% का डिक्रीज होने के बाद अब वो चाइनीज फर्म को बिक चुकी है। इसी तरह से सब्र हुमुस जो कि 60% यूएस मार्केट का शेयर करती थी, अब वो $50 मिलियन से ज्यादा का लॉस फेस कर रही है। वहीं तेवा फार्मा जो कि 16 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, $2 बिलियन का मार्केट लॉस फेस कर रही है। इसी तरह से इजरायली वाइन्स जो कि 50 मिलियन के एक्सपोर्ट्स कर रही थी, अब 20 से 30% का ड्रॉप फेस कर रही है। अगर हम सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डाटा पर नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में इस बायकॉट का कितना असर हुआ है। इनके की टेकअवेज में सोडा स्ट्रीम में 5 से 10% की गिरावट है, सब्र हुमुस 3 से 5% की गिरावट है, आहवा 15% की गिरावट है और इसराइली खजूर में 20% की गिरावट है। वेस्ट के मुकाबले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बायकॉट का असर बहुत कम हुआ है। इसकी दो बड़ी वजूहत है। पहली तो ये कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अवेयरनेस और नॉलेज की कमी है। दूसरे ये कि ऐसे लॉजिक्स जो बिना किसी कैलकुलेशन के लगाए जाते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इसके जैसे कई प्रोडक्ट्स हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं, कैसे कुछ छोटे प्रोडक्ट्स का इसराइल को फर्क पड़ सकता है। जबकि आज डाटा से हमने ये जाना कि ये बड़े ब्रांड्स इसराइल की टोटल इकोनॉमी का 1% भी कवर नहीं कर रहे। तो ये महज शैतान का एक हरबा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम अंदाजे से बात न करें बल्कि डाटा और कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए अपने बायकॉट को टारगेटेड और प्लान्ड अंदाज में जारी रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि बायकॉट के बाद इसराइल की इकोनॉमी पर ओवरऑल क्या असर पड़ा है। 2022 में इसराइल की टोटल ग्रोथ रेट थी 6.3%, जो बायकॉट के बाद 2023 में घटकर महज 1.8% रह गई और 2024 में मजीद घटकर सिर्फ 1% बची है। इसी तरह से 2024 में एक्सपोर्ट में 5.6% की कमी दर्ज की गई और बाहरी इन्वेस्टमेंट में 5.9% की कमी दर्ज की गई। इसराइल की पर कैपिटा जीडीपी में भी 0.03% की कमी दर्ज की गई है। ये सारा डाटा हमें बता रहा है कि बायकॉट का अच्छा खासा असर इसराइल की टोटल डेवलपमेंट पर पड़ रहा है। वैसे इस बायकॉट में वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का बड़ा पार्टिसिपेशन है बनिस्बत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। अब हमारा फर्ज ये बनता है कि लोगों के अंदर बायकॉट को लेकर जो शुबहात हैं उन्हें दूर किया जाए और बायकॉट पर मजबूती के साथ अमल किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।